अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तो कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय dy by dx. द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू हमें दी हुई है. अच्छा भाई, स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है. जब स्टेशनरी पॉइंट की बात होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो dy by dx है, पावर हाफ का मतलब रूट होता है. जो dy by dx है बेटा, वो 0 के बराबर है. तो इसको हम उधर भेज देते हैं x को. उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि रूट खत्म करना है, राइट. हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और वी कैन से भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर है 0 के. सो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब था कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा और वो जो पॉइंट है वो a,14 है. तो इसका मतलब है बेटा कि x की वैल्यू a के बराबर है और y की वैल्यू 14 के बराबर है. तो हमें सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए थी. तो ये जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक. यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 12 आएगा. सो अब अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा सो आई विल गेट a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू -2. तो क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा था पॉजिटिव ना, सो ए जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो बराबर है 6 के. तो इसका मतलब है हमारे पास ए की वैल्यू आ गई. सो नेचर ऑफ द पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास मौजूद है हम उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं. तो नेचर निकलती है डबल डेरिवेटिव से. तो दोबारा डेरिवेटिव कैसे निकलेगा जनाब? पावर नीचे आएगी, फंक्शन सेम रहेगा और में से एक माइनस होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा. इसको हम लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 माइनस हाफ -1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 6 के बराबर है. तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 6. हमें कंफर्मेशन निकालने के लिए डेरिवेटिव चाहिए होता है. ये हो जाएगा 6 प्लस 3 होल पावर हाफ माइनस के साथ कैलकुलेटर में डालेंगे. सो दिस विल बिकम 1/3. जनाब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -2/3. तो जनाब अगर डबल डेरिवेटिव माइनस में आता है, लेसर देन 0 आता है, तो हमें कंफर्म होता है कि ये हमें आंसर जो है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा. तो नेगेटिव के लिए मैक्सिमम आता है और पॉजिटिव के लिए मिनिमम आता है. नाउ दे आर सेइंग कि हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए. तो हमारे पास जो dy by dx होता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम dy by dx को दोनों तरफ इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाती है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx का इंटीग्रल आता है y, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये जो x प्लस 3 है हम इसमें पावर को एक प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और अपॉन में भी हम 3/2 लिखेंगे. x को इंटीग्रेट करेंगे तो x पर अपॉन 2 आएगा और साथ में प्लस से लिखेंगे. तो जनाब ये हो जाएगा 2
इंटू 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। एक्स प्लस 3 पावर आएगी 3/2, हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस सी। अब हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए हमें रखनी पड़ेगी x और y की वैल्यू। तो वो x और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, a और 14, मतलब 6 और 14। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 14। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ c। तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो 14 रहेगा, 4/3 हो जाएगा 27, हो जाएगा 18, हो जाएगा 14 प्लस 18, हो जाएगा 36 प्लस सी। तो 18 प्लस 4 22, 32। तो सी की वैल्यू आएगी जनाब -4। ये जो भी सी की वैल्यू आएगी हम अपने क्वेश्चन में वापस रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास -4 आई है, तो फाइनल आंसर विल बी कि भाई हम यहाँ पर सी की जगह पर -4 पुट कर दें, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कर्व की इक्वेशन का। ओके, नाउ दे आर आस्किंग फॉर द इक्वेशन टू बी सॉल्व। तो अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंसिडर करूं, तो a यहाँ 3 है, b यहाँ -5 है और c यहाँ -2 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac होल डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ से हमारे पास 10x की वैल्यू आ जाएगी। तो 10x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो जनाब फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आएगी, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1/3 आएगी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें ऐसे, तो यहाँ पर जो है वो 10 होता है पॉजिटिव और यहाँ पर होता है 10 नेगेटिव। उन्होंने रेंज दी है 0 से 180, तो इसका मतलब सिर्फ 0 से 180 की बात होगी। तो जब हम 10 इनवर्स 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम 10 इनवर्स 1/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। तो टेंजेंट इनवर्स 2 करेंगे तो ये तो आंसर आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा 63.4 डिग्री। और ये जो आंसर आएगा हमारे पास, ये आ रहा है 18.43। सो बेसिकली हमारे पास एक आंसर जो पॉजिटिव आ रहा है वो है θ1, और एक आंसर जो नेगेटिव आ रहा है वो है θ2। तो जनाब ये आंसर कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ पर θ1 और θ2 की वैल्यूज मेंशन करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 63 पॉइंट समथिंग, और ये आंसर मेरे पास आ रहा है 18.4। 18.4 वाले को निकालने के लिए मुझे 180 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल जो है वो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे अपने हिसाब का आंसर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 161.6 डिग्री। तो एक्स के हमारे पास दो आंसर आ गए, यही हमें निकालने थे, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। नेगेटिव वाला जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, मुझे उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना पड़ता है, तो मैं उसको 180 से माइनस करके लिखूंगा, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। जनाब नो सोल्यूशन का मतलब है कि हमें वो वैल्यूज चाहिए जिस पे आंसर हमारा एग्जिस्ट ना करे।
सो बेसिकली हमने जो आंसर्स निकालने होते हैं, तो b² - 4ac लेसर देन 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4ac लेसर देन 0। ये हो जाएगा 25 - 12 के लेसर देन 0, हो जाएगा 25 लेसर देन 12 के। ये हो जाएगा 25/12 लेसर देन के, और आई कैन राइट कि k ग्रेटर देन 25/12। तो नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रखने से हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आयोटा में आ रही होती है, तो आयोटा वाली वैल्यूज को हमें नेग्लेक्ट करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 का मतलब है कि वो वैल्यू जो आयोटा वाली वो हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने k की वैल्यू को 0 रखा। यहाँ पर k की वैल्यू को मैंने 0 क्यों रखा? यहाँ पर k की वैल्यू को मैंने इसलिए 0 रखा ताकि मेरे पास एक आंसर जो है वो tan का 0 के बराबर आए। तो वहाँ से मुझे मिलेंगे दो आंसर्स। दो आंसर्स सिर्फ इस सूरत में मिल सकते थे कि आंसर 0 आ रहा हो और दूसरा 180 आएगा। तो सिर्फ इसी वजह से हमने एक वैल्यू को 0 रखा, और एक वैल्यू 0 लाने के लिए मुझे k को 0 रखना पड़ा। जनाब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्किल है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। तो लेट से ये एक अदद सर्किल है, और लेट से दिस इज p, दिस इज q। लेट से दिस इज a, दिस इज b। सेंटर पॉइंट हमने O कह दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो याद रखें बेटा, सर्किल की इक्वेशन कैसे आती है? सर्किल की इक्वेशन आती है बेटा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसमें याद रहे कि हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं a, b। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a, b होते हैं। तो जनाब यहाँ पर अगर मुझे सेंटर निकालना है तो वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी से आएगा। तो इसका मतलब है मुझे ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 7 में से 3 जाएगा 4, 4/2 करेंगे तो 2, और ये आएगा माइनस। सेंटर आ गया 2, -1, जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। रेडियस निकालने के लिए मैं करूँगा हाफ ऑफ डायमीटर मतलब ए बी। तो ए बी की लेंथ निकलेगी डिस्टेंस फार्मूला से, तो निकलेगी बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 7 + 3 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 64। तो 164 का अगर मैं रूट निकालूं, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा √41। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन निकालने के लिए x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये एज इट इज आ जाएगा, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब, बात समझ आ गई? जनाब वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन जो है, पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट होगा। तो लेट से हमारे पास जो पहले पॉइंट था सेंटर का वो था 2, -1। तो अगर हम ओ पॉइंट की बात करें जो कि 2 और -1 है, तो ओ डैश बराबर होगा 2 - 1 प्लस 8, 4, क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही है। जब ट्रांसलेशन होगी तो ये बन जाएगा 10 और 3।
तो इसका मतलब है कि अब जो मेरी इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी x माइनस 10 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41। तो जनाब यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन लगा दी, तो मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद नई इक्वेशन मैंने निकाल ली। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर और एस पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायग्राम में आर और एस गिवन है, तो जनाब इसकी इक्वेशन मांगा। तो इसकी इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को। तो दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ ओ और ओ डैश को, तो लेट से ये पॉइंट जो है वो एम है, तो एम जो है वो ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भाई एम जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ओ और ओ डैश का। तो इनके मिड पॉइंट निकालेंगे हम मिड पॉइंट फार्मूला से। जनाब सेंटर हमारे पास क्या था, 2, -1, तो हो जाएगा 2 + 10/2 -1 + 3/2। तो जनाब यहाँ से हमारे पास आ गया 6,1, जो कि एम पॉइंट है, और ये जो एम पॉइंट है ये लाई कर रहा है इसके ऊपर ओ और ओ डैश के ऊपर। तो अब अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, इसका ग्रेडियंट निकालूं ओ और ओ डैश का, तो ये निकलेगा जनाब y2 - y1 अपॉन x2 - x1। रद्द कर दिया मैंने। लिखूंगा जनाब y2 - y1, तो ये जगह 3 -(-1) अपॉन x2 - x1। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ग्रेडियंट, हो जाएगा 4/8, जो कि आएगा 1/2। तो ग्रेडियंट ऑफ आर एस निकालूंगा तो वो आएगा -2। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो आर से लेकर एस तक जो कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ग्रेडियंट आता है -1 करके। तब क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है आर एस की, तो आ जाएगी y - y1 = m x - x1। तो मेरे पास पॉइंट भी है, ये हो जाएगा जनाब y - y1 = m x - x1। ये हो जाएगा y - 1, ये हो जाएगा -2x + 12, हो जाएगा y = -2x + 13। तो जनाब हमें क्वेश्चन में यही शो करना था जो कि हमने कर दिखाया। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड आपको मैंने ये बताया था कि आप साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, तो उस सूरत में भी आपके पास इक्वेशन यही बनेगी। बेसिकली हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन थी, किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन ले लें। तो एक सर्कल की इक्वेशन क्या थी जनाब, x - 2 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -2x + 13। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा बेटा x² - 4x + 4। इसको हम लिख लेते हैं 14 - 2x का होल स्क्वायर। जब 14 - 2x का होल स्क्वायर करेंगे, ये आएगा a²
-2ab, तो ये हो जाएगा 56x प्लस बी स्क्वायर, और 41 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आई विल गेट 5x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 159 इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना था।